So, hello everyone, welcome you all to Tech Buddy, your technical buddy in all sort of engineering or non-engineering activities. सो ये वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के बारे में। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग आज जानेंगे, हम लोगों ने 2 वीडियो बना लिया है कैसे अप्लाई करना है उसका, और कैसे आपको क्या क्या मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होंगी सुपरवाइजर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो आज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, सिलेबस को देखेंगे क्या क्या सिलेबस है सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए। तो देख लीजिए, जो गैजेट था मैंने नवंबर 2017 का गैजेट था अपना लाइसेंसिंग रूल का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वही मैंने खोल के रखा है और उसमें एनेक्सर 2 में जो है वो सुपरवाइजर का सिलेबस दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल नोट से। द बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू अमेंड, अल्टर एंड और टू ऐड द अंडर मेंशन सिलेबस एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। ठीक है, तो बोर्ड के पास ये राइट है कि कभी भी सिलेबस को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। कैंडिडेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव मेमोराइज्ड द नॉलेज ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी measures relating to safety and electrical supply regulation 2010, but they are expected to able to apply them and give a reasoned explanation of their meaning in the particular case. So as far as electrical installation work is concerned, the examination they will be permitted to use a copy of regulation. तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप लोगों को सबको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन जो है 2010 जो है अभी अपडेट होके आ गया है तो 2023 में। ठीक है, तो ये आपको सीईए के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो मेरे वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। इन डिटेल्ड हम लोग हर एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे सीईए के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए कि आप हर एक चीज जो है लाइन बाय लाइन याद ना करें, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सेफ्टी रेगुलेशन कहाँ पे फॉलो होगा और क्यों होगा, उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो आप एग्जामिनेशन के टाइम में रेगुलेशन की एक कॉपी अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी रेगुलेशन जो है उसको आप अपने साथ प्रिंट करके लेके जा सकते हैं ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेमोराइज करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे करना है ना, उसका इम्प्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था जो मिनिमम पॉसिबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लो, है ना। आई लिंक में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स पार्ट 1 के लिए क्या क्या लगता है। जनरल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल गियर, switch, fuse, miniature circuit breakers, range of low, medium, high and extra high voltage, series and parallel connections, Ohm's law, electrical circuit, power, active and reactive, current drawn by a common household commercial loads, line current of a single phase motor of different ratings, electrical measurements and measuring instruments such as ammeter, voltmeter, energy meter, insulation tester and earth tester, concepts of power and lighting circuit design, purpose of earthing, types of earth electrode, earth lead, earth continuity conductor, leakage to earth, protective devices, grades and classes of cables, wiring up to voltage of 650, Central Electricity Authority regulation, general familiarity to chapter 5 and 6 of the regulation। तो जब भी आप पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एलिमेंट्री, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा विद वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका आइडिया हो, उसका क्लीन आइडिया हो आपके पास। ठीक है, किस किस कंट्रोल गियर पे आप काम कर रहे हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लेते हैं। सिंस ये जो वायरिंग लाइसेंस मिलता है ये 650 वोल्ट तक का ही रहता है, तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स जितने भी हैं,
पावर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस में क्या होता है सेम कनेक्शन में, ठीक है। लाइटिंग और सर्किट, पावर और लाइटिंग सर्किट डिजाइन कैसे अलग होते हैं, कितने तरह के अर्थिंग होते हैं, कितने तरह के अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इन सब के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, मगर फिलहाल हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो पार्ट ए का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लाइसेंस के लिए। हालांकि डिग्री डिप्लोमा विद वैलिड एक्सपीरियंस रहने के बाद आपको पार्ट 1, 2 और 11 मिल जाता है ना। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको मिल जाता है लाइसेंस, आसानी से मिल जाता है। अभी पार्ट 2 में क्या आता है, तो पार्ट 2 में वायरिंग ऑफ सिस्टम्स अप टू 650 वोल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, एस्टिमेशन ऑफ टोटल लोड ऑफ अ सिस्टम, रेटिंग ऑफ मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सब main distribution board, sub circuits, voltage drop in distribution system at medium voltage installation and its limit, balancing of loads, limits of load in a single circuit, types and sizes of conductors, standard wire gauge, effective cross section, advantage of a stand conductor, stranded conductors, or current rating of wires and conductors, and dangers of using undersized conductor and oversized fuse, earthing of installations, earthing practices, statutory provisions of earthing, type and size of earth connection। तो इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे आप जो मेन का स्विच डिजाइन कर रहे हैं, जैसे बेसिकली आप कहीं का वायरिंग अगर डिजाइन कर रहे हैं अप टू 650 वोल्ट, यानी आप में आपका इसमें 3 फेज वोल्टेज आ जाता है, जो कि 3 फेज 440 का जब आप डिजाइन करते हैं 3 फेज न्यूट्रल किसी भी लाइटिंग सर्किट में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में, तो आपको 3 फेज 440 वीट न्यूट्रल लगता है, माने 3 फेज 4 वायर सिस्टम लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कैसे डिजाइन करोगे, उसका लोड एस्टिमेशन कैसे करोगे, लोड बैलेंस कैसे करोगे सर्किट्स में, सब सर्किट्स में, आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मीडियम वोल्टेज सिस्टम में अगर आप लेते हो तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। एक सिंगल कंडक्टर के ऊपर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स को यूज करने का क्या फायदा है, करंट रेटिंग कितना होता है वायर और कंडक्टर का, गॉज का मतलब क्या होता है, अर्थिंग इंस्टॉलेशन, उसके प्रैक्टिसेस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हैं अर्थिंग के रिलेटेड, टाइप्स एंड साइजेस ऑफ अर्थ कनेक्शंस आपको देखना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखते हो तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको हर जगह यूटिलाइज करने पड़ते हैं। बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, देखो कहीं ना कहीं एज पर रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार जब ये रेगुलेशन बना कि कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए और स्ट्रिंजेंट करने के लिए ही सुपरवाइजर लाइसेंस बना है। वन हु इज सुपरवाइजिंग द टास्क ही मस्ट हैव द लाइसेंस, और अगर उसके पास लाइसेंस है तो वो सारे सेफ्टी रूल्स को जानता है। गवर्नमेंट ये एश्योर करती है कि मतलब हम जिसको लाइसेंस दे रहे हैं वो सारे सेफ्टी रूल्स को जानता है, जितने पार्ट का लाइसेंस दिए हैं वो उस अपने नॉलेज से उन इक्विपमेंट्स को सेफ ऑपरेट कर पाएगा, है ना, सुपरवाइज कर पाएगा सेफ इंस्टॉलेशंस के लिए, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट वायरिंग लाइसेंस, जो भी परमिट है, वर्कमैन परमिट है, इस तरीके से इंस्पेक्टर्स के थ्रू दिलवाती है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ही रहते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अभी डायरेक्ट पार्ट 11 में चलते हैं और जो बेसिक लाइसेंस है उसको सबसे पहले कवर करते हैं। वायरिंग फॉर द सिस्टम नॉट एक्सीडिंग 250 वोल्ट्स। तो अभी देखो इसमें क्या है, पार्ट 11 में 250 वोल्ट से नहीं से ज्यादा का नहीं है, 250 के अंदर जो भी वायरिंग रहेगा उसके ऊपर है। तो इसके अंदर क्या सिलेबस है, क्लीट, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड केसिंग, लीड कवर्ड, conduit and armored cable इंक्लूडिंग फायर रिटार्डेंट, लो स्मोक, FRLS केबल जानते होंगे बहुत लोग, अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल्स होते हैं। लो स्मोक मतलब ये बेसिकली फायर सिचुएशन में अभी बहुत सारे ऐड आप देखते होंगे ना टीवी पे कि फायर कंडीशन में भी मेरे केबल को कुछ नहीं हुआ, आदमी को दिखाता है कि उसके शॉक लग के कुछ अलग सा पिक्चर हो गया उसका, मगर केबल जैसे का तैसा ही है। तो वो केबल्स जो बेसिकली हैं वो फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल हैं, FRLS केबल उन्हें कहते हैं, जिनका टेम्परेचर रेसिस्टिविटी हाई रहता है और फायर रिटेंटिविटी भी हाई रहता है। तो फायर से उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जेनरिक फायर से। मेन स्विचेस, कटआउट्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्विचेस एंड प्री कमिश्निंग टेस्ट, जो बेसिकली जितने भी प्री कमिश्निंग टेस्ट हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ बैठना है,
क्या होगा, स्विच का कटआउट कितना होगा किसी इक्विपमेंट को बैठाने के लिए, ठीक है। तो ये सब उसमें आता है। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ कॉमन यूज, इंस्टॉलेशन, अर्थिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए उनका यूज और इंस्टॉलेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए। लो वोल्टेज ओवरहेड लाइन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ पोल्स, लेंथ ऑफ स्पैन्स, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स, हाइट ऑफ कंडक्टर्स, क्रॉस आर्म्स, गार्ड वायर्स, सेफ्टी डिवाइसेस, अर्थिंग, लाइटिंग कंडक्टर्स, अरेस्टर्स, प्री कमीशनिंग टेस्ट एंड जनरल फैमिलियरिटी टू योर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सेफ्टी रेगुलेशन, है ना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है पार्ट 1 फॉर पार्ट 11 जो भी ये है। तो पार्ट 1 के लिए पार्ट 11 का बेसिक रिक्वायरमेंट है, मगर एक टाइम में कोई भी पार्ट 1 पार्ट 11 एट अ टाइम अपीयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, है ना। तो बेसिकली पहले स्टेज में आपको 3 ही लाइसेंस मिलता है, 3 ही कैटेगरी में लाइसेंस मिलता है वेस्ट बंगाल में, वो है पार्ट 1, 2 एंड 11। एट अ टाइम मैक्सिमम आप 3 अप्लाई कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने एप्लीकेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई लिंक पे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में एक एट अ टाइम 3 पार्ट में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और उसमें पहला बार जो होता है, जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है विद वैलिड एक्सपीरियंस, डिग्री वालों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, डिप्लोमा वाले के पास 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जागरूकता की कमी है एक्चुअली। मैं भी बहुत लेट से अप्लाई किया था सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए, बशर्ते मेरे पास डिग्री था, मगर फिर भी मैं सही से वेबसाइट को गो थ्रू नहीं किया, और इतनी वैलिड वीडियोस नहीं थे साइट पे जो कि बता सकें, ठीक है। तो मैं भी बहुत डिले से अप्लाई किया, इसीलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी कम चैनल हैं जो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, जो अभी नए नए बीटेक कर रहे हैं, नया नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं कोर फील्ड में। तो ठीक है, आप जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे, जितना जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जो कि ठीक ठाक, मतलब अगर आप सीरियस हो, अच्छा स्टूडेंट तो हर कोई होता है सीरियस जो रहे, ठीक है। तो सीरियस हो अगर आप कोर फील्ड को लेके, तो आप 1 साल के बाद अप्लाई किए, और कंजिक्यूटिव पार्ट्स में, क्योंकि हर एक पार्ट को अप्लाई करना और उसके बाद लाइसेंस मिलने, उसमें बहुत सारा डिफरेंस समय लगता है। तो उसमें ऑलमोस्ट 3 महीने के लगभग लग जाता है, कभी कभी 3 महीने से ज़्यादा भी लग जाते हैं, जैसे मुझे अभी लग रहा है लास्ट पार्ट में। तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको समय लगता है, और जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपके हाथ में लाइसेंस होगा, उतना जल्दी आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए यही वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पार्ट 1, 2 और 11 के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगला वीडियो जब आए तब आपको पता चले कि कब आ रहा है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने ऐसे ही दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।